हेलो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है बेटा, अवयवों का गुणन। दो अवयवों का गुणन कैसे करते हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ देखो, अवयवों का गुणन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को। यदि आप एक बार में कॉन्सेप्ट समझ गए तो इंटू करने में कभी भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। दो अवयवों का कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखा है दो अवयव ए एवं बी का गुणनफल ए बी केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब अवयव ए में स्तंभों की संख्या अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। मतलब आपसे ये कहा जाए कि ए इंटू बी निकालो तो आपको क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है जो आपकी मैट्रिक्स ए है, जैसे मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। जैसे आपकी मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, तो यहाँ पर लिखा है जब अवयव के ए में स्तंभों की संख्या, जैसे आप ए इंटू बी फाइंड कर रहे हो, क्या फाइंड कर रहे हो बेटा, ए इंटू बी, तो ए ये है बी है, तो लिखा है जब अवयव ए में स्तंभों की संख्या स्तंभ कितने हैं इसके अंदर। सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखो। मैंने आपको पहली वीडियो में आपको ऑर्डर बताया था मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले रो देखो, इसमें कितनी 1 2 3, तो कितनी रो है बेटा 3, तो यहाँ पर रो कितनी हो गई 3। अब मैं आपसे पूछूं बेटा इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम को हम बोलते हैं स्तंभ, तो एक रो स्तंभ देखो 1 2 3, स्तंभ कितने बेटा, स्तंभ भी कितने 3 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 3/3। तो आपको देखना है जो मैट्रिक्स ए में उसमें स्तंभों की संख्या देखनी है। आपने स्तंभ देखे कितने, यहाँ पर 3 है, कितने स्तंभ है आपके 3। अब दूसरी मैट्रिक्स लिखो, इसमें रो देखो कितनी 1 2 3, कितनी लाइनें खींची जा सकती है 3 हॉरिजॉन्टली। अब मैं आपसे पूछूं इसके वर्टिकल लाइन कितनी खींची जा सकती है 1 2, तो यहाँ पर क्या हो गया 2। तो पहले रो को लिखा जाता है फिर कॉलम को। अब आप ए इंटू बी निकालोगे तो आपको पता है ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। बी में पंक्ति कितनी, यहाँ पर 3, तो ये दोनों बराबर ही तो है। यदि ये दोनों बराबर हैं तो उसका मतलब हम अवयव का इंटू निकाल सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन करते समय इन सब चीज़ों को हम लिखेंगे। लिखा अवयव ए एवं बी का गुणनफल ए बी के अनुरूप है, मतलब ए और बी यदि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो हम बोलेंगे ए बी के अनुरूप है, तो हम आगे क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी के लिए आगे लिखा है देखो मैंने, ए बी के अनुरूप है अर्थात अवयव ए बी ज्ञात किया जा सकता है। यदि मान लो ये दोनों इक्वल नहीं आते, इसके कॉलम इसकी रो के बराबर नहीं आते, तो हम कहते हैं ए और एवं बी गुणनफल ए बी के अनुरूप नहीं है, अर्थात ए बी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मान लो मैंने सपोज करो यही बार वाली मैट्रिक्स बनाई। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते समय सबसे पहले एक मैट्रिक्स दे रखी होगी, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी होगी, आपने दोनों मैट्रिक्स लिख लिया। आपने देखा इसके कॉलम इसकी रो के बराबर, तो पहली लाइन आपको लिखना है सिंस अवयव ए एवं बी गुणनफल ए बी के अनुरूप है, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये लाइन आपको कॉमन लिख ली। अब उसके बाद अर्थात अब लिखोगे अवयव ए बी ज्ञात किया जा सकता है, फिर लिखोगे सिंस। अब अवयव ए बी का क्रम क्या होगा, अवयव ए बी का कोई ना कोई मैट्रिक्स बन के आएगी। ए इंटू बी करोगे तो कोई ना कोई मैट्रिक्स बन के आएगी। वो मैट्रिक्स कितने बाई कितने की बन के आएगी, ये ध्यान देना है आपको। तो आपका जो इस मैट्रिक्स में बच गया, इसमें क्या बच गई 3 पंक्ति बच गई, इसमें कितना बच गया 2 रो बच गई, तो वही क्रम आ जाएगा। तो मैंने लिखा अवयव ए बी का क्रम क्या आएगा 3/2 का आएगा। आपको क्या बोला मैंने, पहले रो और कॉलम देखने, तो आपने देखा इसके कॉलम इसकी रो के बराबर है, जो बच जाएगा वो मैट्रिक्स बनेगी इनटू करने पर। ठीक है, 3/2 की बनेगी। कितनी बाई बनेगी बेटा 3/2 की। मैंने मान लिया ए बी जो मैट्रिक्स है, जो ए इंटू बी करने पर उसको मैंने एक सी मैट्रिक्स नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, सी। तो मुझे पता है जो ये सी मैट्रिक्स है, जो मेरी ये सी मैट्रिक्स बनी है, ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी बेटा 3/2 की। कितने बाई बनेगी 3/2 की। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, ध्यान से समझो। अब आपको क्या निकालना है, सी 3/2 निकालना है। तो आपको पता है 3/2 की वैल्यूज कैसे लिखोगे, तो आपको पता है इसके अंदर 3 क्या होंगी, रो होंगी, 2 कॉलम होंगे, तो कैसे लिखोगे C11 C12 फिर C21 फिर C22 फिर क्या लिखोगे C31 फिर C32। ये आपको मैट्रिक्स बनानी, इनकी पोजीशनों के एलिमेंटों के मान निकालने। तो सबसे पहले C11। अब C11 का मतलब क्या हो गया ये समझो ध्यान से। C11 का मतलब होता है जो पहले 1 लिखा है, इसका मतलब है एक ही प्रथम पंक्ति लेनी है। जो मैट्रिक्स ए है उसकी प्रथम पंक्ति लो, मतलब पहली रो लो, तो मैंने लिख ली इनटू, फिर जो बी है उसमें क्या लिखना है, सेकंड वाले के स्तंभ मतलब कॉलम लेने हैं, दूसरे वाले के क्या लेने हैं, स्तंभ लेने हैं। अब देखो ध्यान से, ए के प्रथम पंक्ति क्या है 2 1 1, तो मैंने 2 1 3 लिख लिया, 2 1 3 थी। बी वाले के स्तंभ कितने 1 2 4, तो 1 2 4 लिख लिया। अब बेटा इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में इंटू करना है। क्या करना है, इंटू करना है। अब इंटू करोगे तो देखो ध्यान से, इंटू कैसे करना है, आपका 1 का इंटू करना है 2 में, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 × 1 प्लस बीच में किसका साइन लगाना है, प्लस का, फिर 2 का मल्टीप्लाई किसमें करना है 1 में, तो 2 × 1 फिर प्लस, फिर 4 का मल्टीप्लाई किसमें करना है 3 में, तो 4 × 3। अब ओवरऑल देखो ये कितना, 2 × 1 करोगे 2 आएगा, 2 × 1 करोगे 2 आएगा, और 4 × 3 करोगे 12 आएगा। तो 12 2 14 और 2 16, कितना आ गया बेटा 16। कितना आया, पहला एलिमेंट 16। समझ आ रहा है। अब ऐसे ही आपको क्या निकालना था, दूसरा एलिमेंट यहाँ पर लिखा C12 निकालना, C12। तो 1 का मतलब क्या हो गया,
पहली पंक्ति, 1 का मतलब ए वाली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति, ए वाली मैट्रिक्स है इसकी पहली पंक्ति। 2 का मतलब हो गया दूसरा कॉलम, 2 का मतलब हो गया दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम क्या है -2 1 3, तो -2 1 3 लिख दिया। अब दोनों का इंटू करना, वही सेम प्रोसेस, -2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -4 आया, बीच में प्लस का साइन आता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो कितना आया 1 आया बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो कितना आया प्लस का 9 आया, 9 और 1 10, 10 में से 4 गया तो कितना बचा बेटा आपका बताओ, 10 में से 4 गया, ठीक है, 10 में से 4 गया तो कितना बचा माइनस का 6, कितना बचा माइनस का 6, ठीक है। और बेटा यहाँ पर देखो गलती होगी, यहाँ पर माइनस का 3 है, कितना है माइनस का 3 है, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 9 आएगा, कितना आएगा माइनस का 9 आएगा, ठीक है। चलो 9 और 4 कितना हो गया माइनस का 13, 13 में से 1 गया तो कितना बचा माइनस का 12, कितना बचा माइनस का 12, कितना बचा यहीं पर लिख देता हूँ माइनस का 12, ठीक, माइनस का 12 हो गया। तीसरा ऐसे मल्टीप्लाई करो, मैं अब डायरेक्ट लिख दूँ बेटा, आपको पता है इसका इसमें करोगे कितना आएगा 3 आएगा, इसका इसमें करोगे माइनस का 4 आएगा, इसका इसमें करोगे प्लस का 4 आएगा, तो ये कितना आ गया ओवरऑल 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, -2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे माइनस का 6 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे -2 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे -3 आ गया, कितना आ गया -3, ऐड करो माइनस कितना आ गया माइनस का 11 हो गया। अभी आप सॉल्व करो, 1 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे -1 आ गया, किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 4 ही आएगा, 4 में से 1 गया कितना बचा बेटा 3 बच गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, -2 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो प्लस का 2, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज आती है, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। 1 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0 आएगा, -1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो माइनस का 3 आएगा, -3 में से 2 गया तो बेटा कितना बचा माइनस का 1, क्या बचा माइनस का 1। अब ध्यान से देखो, आपकी सभी वैल्यूज़ निकल गई, जब सब वैल्यूज़ निकल आई तो आपको क्या करना है, जो आपकी ये मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के अंदर इनकी वैल्यूज़ को लिख दो। C11 की वैल्यूज़ कितनी आई आपकी, आपने देखा C11 की वैल्यू 16 है तो यहाँ पर 16 लिख दिया। C12 की वैल्यूज़ कितनी आई है आपकी -12, तो यहाँ पर आपने -12 लिख दिया। C21 की वैल्यूज़ कितनी आई है बेटा, यहाँ पर 21 की वैल्यू कितनी है 3, तो आपने 3 लिख दिया, ठीक है। C22 की वैल्यूज़ कितनी आई है आपकी -11, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया माइनस का 11 लिख दिया। फिर C31 की वैल्यूज़ कितनी आई है आपकी 3 आई है, तो यहाँ पर आपने 3 लिख दिया। फिर इसकी वैल्यूज़ कितनी आई है आपकी लास्ट वाले की -1 आई है, तो यहाँ पर आपने -1 लिख दिया। तो आपका जो ये मैट्रिक्स बन के आई है यही क्या है A इंटू B का प्रोडक्ट है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा ये मैट्रिक्स बनेगी। अब एग्जाम में बच्चा क्या करता है कि इन प्रोसेस से नहीं करके आता, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करता है कि इस रो का इस कॉलम में, इस रो का इस कॉलम में, और एलिमेंटों को बना के डायरेक्ट लिख सकता है। लिख तो आप वैसे भी सकते हो, बट आपको क्या करना है, जब आपको देखे कि क्वेश्चन कौन से मार्क्स में आया उस हिसाब से आपको क्वेश्चन का प्रोसेस करना है। आप पहले इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इस तरीके से करोगे तो बाद में फिर एकदम आपकी क्या हो जाएगी डायरेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना भी सीख जाओगे, ठीक है।